तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि सिल्वरन कैसल क्वीन स्टडी इस रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी क्वीन बैठकर कुछ पढ़ रही होती है, जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि जो ब्लड क्रश टेक्निक है वो एक फॉरबिडन जादू है जिसके कारण किसी के भी शरीर का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी लाइफ टाइम में वो इंसान सिर्फ एक ही बार इस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कास्टर की लाइफ एज अ प्राइज उसको वापस देनी पड़ती है उस मैजिक को। तभी उसके सामने हमारे क्वीन सोचते हैं कि ये काफ़ी अच्छा तरीका है किसी के साथ खेलने का। तभी हमें सामने दिखाया जाता है कि उसकी एक मेड आ जाती है और हमारी क्वीन पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो मेड बताती है कि मैजेस्टी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये सिल्वरिन कैसल की काफ़ी ट्रस्टेड मेड है और ये बोल रहे लगती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जो आपने मेरे को काम दिया था, जो हमारे क्या कहते हैं मेन कैरेक्टर है उसके दोनों टीचर्स को ढूंढने का, वो कैसल के अंदर और मतलब एम्पायर के अंदर मिसिंग चल रहे हैं। उनके बारे में कोई नहीं कुछ जानता है कि वो कहाँ पर गए। तभी हमारी जो मेड होती है वो बताती है कि उनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है मेरे को। तभी हमारी जो क्वीन होती है वो पूछती है अच्छा मिसिंग तो वो कहाँ पे हैं। तो वो पूछती है कि मेरी इन्फॉर्मेशन की वजह से मैंने अपने सब्सिडी जो भी मेरे नीचे काम करते थे उन सबको मैंने काम करने के लिए बोल दिया है और उन्हें ट्रैक करने के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पे गए हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशन अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर है कि वो मिसिंग है किंगडम के अंदर, लेकिन वो कहाँ पर हैं इस वक्त ये किसी को भी नहीं पता है। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि हमारे जो लियोन ने मुझे इंफॉर्मेशन दी थी उसके द्वारा ये पता चलता है कि जो उसके मास्टर थे वो बस एक ऑर्डिनरी इंसान था जो फार्म के ऊपर काम करता था, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ खास है नहीं, उसके वो कुछ और भी बहुत कुछ करता है, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं जितना ये दिखता है। तभी उसकी जो मेड होती है वो उसको बताने लगती है कि हाँ यस मैजेस्टी आप जैसे कह रहे हैं वो सब सच है। तभी जो क्वीन कहती है कि ठीक है तो फिर इन्वेस्टिगेशन करो और एक सेफर साइड में रहना और इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करो और मुझे और डिटेल्स ला के दो और मेरे को कोई भी नई न्यूज़ आपको पता चलती है तो मेरे को बता के देना, ठीक है। तो वो मेड कहती है ठीक है मैम जैसा आप चाहें। तभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ के अंदर हमारा जो लियोन होता है वो अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वहाँ पर म्यू आ जाती है और बोलती है कि डैड आप तो काफ़ी कमाल के हो और आपने जैसा स्ट्राइक किया है वो काफ़ी अच्छा है। तो हमारा एमसी बोलता है क्या तुम ये सीखना चाहती हो और तुम भी ऐसे स्ट्राइक मारना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ डैड मैं भी ये ट्राई करना चाहती हूँ, लेकिन तभी हमें म्यू दिखाई जाती है जो तलवार को हिला रही होती है और कोशिश कर रही होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही होती। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा तो तुम ऐसे सीखोगी। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो हमें हमारी रोज़ होती है, हमें पता ही है कौन होती है। तो हमारी रोज़ को देख कर ही म्यू बोलते हैं मॉम इट्स क्या आप हो ये। तभी वो बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी रोज़ होती है वो कहती है तुम लगता है तुम इसको सिखा रहे हो स्वॉर्ड। तो हमारे एमसी कहते हैं हाँ मैं इसको स्वॉर्ड सिखा रहा हूँ और तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए, ऐसा हमारा एमसी रोज़ से पूछता है। तभी हमारा एमसी बोलते हैं लगता है तुम राउंड मारकर वापस आ चुकी हो और तुम ज़्यादा थकी हुई भी नहीं लग रही हो, तो चलो हम कुछ बात कर लेते हैं। तभी हमारी जो म्यू होती है वो हमारी रोज़ के पास चली जाती है और कहती है कि मॉम देखा मैं ये सीख रही हूँ और मैं भी डैड की तरह उनकी स्वॉर्ड होल्ड कर सकती हूँ और उनको सीख रही हूँ कि उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है अच्छा तो तुम भी सीख रहे हो तो तुम अपने डैड की सारी बात सुनती हो। तो रोज़ कहती है जो म्यू होती है वो कहती है कि हाँ मैं सुनती हूँ। तो हमारी जो रोज़ होती है वो फिर बोलती है तो नॉट बैड चलो चलते हैं, हमारा डिनर भी बहुत जल्दी बन जाएगा और उसे खाते हैं और आगे का काम करते हैं। जाओ अपने कपड़े बदल लो, तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हो और पसीने में लथपथ हो और अपने जाके कपड़े बदल लो क्योंकि तुम्हारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। ऐसा हमारी जो रोज़ होती है वो म्यू को बोलती है और म्यू भी उसके हाँ बोलती है और कहती है ठीक है स्टीव बनाए क्या घर में, मैं भी वो खाना चाहती हूँ। और मैं म्यू स्टीव को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अगर स्टीव किसी को नहीं पता तो मेरे को भी नहीं पता है वो क्या होता है, तो माफ़ करना चलो कंटिन्यू करते हैं। तभी आगे हमें दिखाया जाता है कि एक मेड हमारी जो म्यू है उसको लेके चली जाती है और कहती है कि योर हाइनेस चलो चलते हैं आगे आपके कपड़े बदलने हैं। तभी हमारी म्यू कहती है चलो चलो स्टीक बनाए खाएंगे खाएंगे। तभी हमारा जो रोज़ होती है वो पूछती है हे तुम सुनो मेरी बात। तभी हमारी जो स्वॉर्ड होती है वो एकदम से जो स्टिक होता है हमारा एमसी रोज़ के पास मुँह के पास रख देता है और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि तभी हमारी रोज़ जो होती है वो हमारे एमसी को बताती है कि तुम एक तलवार मेरी तरफ रख रहे हो और तुम इस तलवार को मेरी तरफ रख कर मेरे पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी सिल्वरिन कैसल के अंदर जो मेरी एरिया है। और यहाँ पर अगर कोई मेरे ऊपर वेपन रखता है तो वो एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, तुम्हें पता है ये बात। और अगर तुमने मेरे ऊपर ये वेपन रखा है तो तुम बहुत बड़े
पनिशमेंट को झेल सकते हो, और जो वो पनिशमेंट है वो है डेथ की, और तुम्हें मार दिया जाएगा मेरे आंखों के सामने अगर तुमने ऐसे मेरे ऊपर वेपन रखा तो हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि क्वीन, क्या आपको पता नहीं है कि एक ब्रांच को आप एक वेपन कह रही हो? ये तो बस एक लकड़ी का डंडा है जिसको आप वेपन कह रही हो, ये तो एक वेपन भी नहीं है। आपके ऊपर मैं हल्का सा अटैक करूंगा, ये टूट कर बिखर जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये एक वेपन है? तो हमारी रोज कहती है कि जैसे तुम हो, तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर हो, और अगर तुम्हारे हाथ में एक ब्रांच भी रख दी जाए तो वो भी एक किलिंग वेपन की तरह बन जाती है। क्या मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ हमारे एमसी? तभी हमारा एमसी बोलता है तुम सही कह रही हो। तभी हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है कि अगर तुमको किसी को प्रेस करना है तो तुम सीधा उसके मुंह पे भी बोल सकती हो कुछ अच्छा। तुम ऐसे सार्कास्टिकली किसी को प्रेस करोगी तो फिर काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है ये। तभी हमारी जो रोज़ कहती है कि मैं तुम्हें प्रेस करूंगी, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्रेस करूंगी? तो हमारा एमसी बोलता है कि लग तो रहा है कि तुम करोगी, लेकिन तुम्हारा जो हाव भाव है वो देख कर लग नहीं रहा है कि तुम अपने मुंह से ये कभी बोलोगी। तभी हमारा एमसी कहता है मैं तुम्हें वैसे भी डराने की कोशिश कर रहा था, और अगर मैं तुम्हें नहीं डरा पाया तब भी ये एक बेकार सा सिचुएशन है, क्योंकि ये कोई पॉइंट इस पर बना नहीं, पॉइंटलेस होगी बात जब जाके तुम डरी ही नहीं उस चीज़ से। तो हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है अच्छा तो तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे, और तुम ये सोच भी नहीं रहे थे कि तुम मुझे हर्ट करोगे। तो हमारा एमसी फिर बोलता है कि मैं सोच तो नहीं रहा था, मैं तो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। तभी हमारी रोज़ बताती है कि जो नॉर है उसने हमें लेटर लिखा था, और इस लेटर में ये लिखा हुआ था कि वो काफ़ी अच्छा कर रही है आज के टाइम पर हमारे कैसल के अंदर, और जो अकेडमी है उसके अंदर काफ़ी कुछ बढ़िया हो रहा है, और उसको कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है तुमको उसके लिए, और काफ़ी अच्छे से वो अपनी पढ़ाई कर रही है, कंटिन्यू कर रही है। तो तुम्हें आराम करना चाहिए और उसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ऐसा हमारी नॉर कहती है। और तभी हमारे एमसी कहते हैं अच्छा तो उसने ऐसा कुछ लिखा था क्या? ये सच में उसने लिखा था, मेरे लिए भेजा था ये? तो हमारी जो रोज़ कहती है कि तब मैं रोज़ बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है कि उसने इनिशिएट किया लिखने का और मेरे को वापस लिख कर भेजा, क्योंकि ये काफ़ी कम ही है, क्योंकि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की है, इसलिए वो लिखती ज़्यादा कुछ है नहीं। पर ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि ये सुनकर कि वो सही है और सेफ़ है एकेडमी के अंदर। तो हमारा एमसी कहता है तो अच्छा तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ तुम्हारे ऊपर, और वो काफ़ी अच्छी है और उसने सिमिलरली रिस्पेक्टफुली लिखा है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ये भी। तो हमारा एमसी फिर उसे बताता है कि नोर है उसका काफ़ी ज़्यादा स्टिक फेस है, और वो स्टिक फेस किसी को नहीं पता। तो मैं बता दूँ स्टिक फेस का मतलब कि वो ज़्यादा एक्सप्रेशन शो नहीं करती है, वो ज़्यादा एक्सप्रेशन शो नहीं करती है, और उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसका सोचना कि वो मन के अंदर क्या सोच रही है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसके मन के अंदर झांकने में। लेकिन जब तक वो अच्छे से सारा काम कर रही है और देख रही है और राइटफुल अप्रोच कर रही है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और प्लेजर मिला कि उसके बारे में सुनकर कि वो सब कुछ अच्छे से कर रही है। तभी हमारी रोज़ बोलती है जो नॉर है वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल ड्रैगन मेंटालिटी वाली लड़की है, और उसके अंदर ये मेंटालिटी भरी हुई है कि जो स्ट्रांग होता है वो स्ट्रांग ही रहता है, और उसके स्ट्रांग बनने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी उसकी मेंटालिटी है, इसलिए तुम उसको कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसा हमारी रोज़ बोलती है। और फिर वो बोलने लगती है कि जो नॉर है वो सोचती है कि तुम टॉप स्टूडेंट नहीं थे अपने अकेडमी के अंदर, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक फर्स्ट प्राइजेस जीतेगी और तुमसे कभी हारेगी नहीं, और तुमसे हमेशा ताकतवर बनेगी, ऐसा नॉर मन में सोचती है, ऐसा हमारी जो रोज़ होती है वो बताती है। तो भी हमारा एमसी मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं उसके लिए सिर्फ बकवास सा गधा इंसान हूँ मन के अंदर, लेकिन वो ऐसा सोचती है मेरे से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये सुनकर। तभी हमें जो रोज़ होती है वो बताती है कि जो नॉर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है, और जब तुम कोमा के अंदर थे तो सबसे पहले तुम्हें ऐसा लगता था कि नॉर तुम्हें अवॉइड कर रही है, लेकिन जब तुम कोमा के अंदर थे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट वो तुम्हें ही करती थी कोमा में जब तुम थे। और जब भी मैंने उसको ये करते हुए ढूंढ देखा और मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तो नॉर बोलने लगी और उसने एक्सक्यूज़ बनाया कि वो म्यू को ढूंढने के लिए आई है, लेकिन असलियत में मुझे पता था कि वो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आती है कि तुम जागे कि तुम नहीं जागे। तभी हमारी रोज़ बोलती कि जो नॉर है वो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करती है, और सबसे ज़्यादा म्यू से भी लगता है मेरे को कभी कभी कि वो म्यू से भी ज़्यादा तुम्हें पसंद करती है। तभी रोज़ बताती है कि जब वो बचपन में तुम रोती थी तो वो सामने कोई भी उसे काउंट डाउन करने वाला होता नहीं था, लेकिन जब वो तुम्हारे पास उन्हें रख दिया जाता तो वो तुम कोमा के अंदर होते हुए भी वो काफ़ी ज़्यादा काम डाउन हो जाती थी और काफ़ी ज़्यादा रोना बंद कर देती थी जब वो तुम्हारे साथ बैठती थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए उस टाइम पर, लेकिन मैंने उसे मैनेज करा था। जब तुम्हें पता लगता तुम कैसे उठते और तुम्हें पता लगता उससे पहले हम सब ब्लडली कनेक्ट हो चुके थे।
तभी हमारा एमसी बोलता है कि जब मैं बचपन से अभी तक ऑर्फन था और ऑर्डिनरी इंसान था, लेकिन मैंने कभी अपने जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में कभी नहीं देखा और ना मैंने ब्लड रिलेशन को कभी फील किया। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि मेरे जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को फील नहीं कर रहे और काफ़ी ज़्यादा आराम से रह रहे हैं। और जब मैं 5 साल का था तब मेरे को मेरे मास्टर और उनकी वाइफ ने अडॉप्ट कर लिया था। ऑल्दो वो लोग मेरे ब्लड रिलेटेड नहीं थे, लेकिन तब भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तब जाके मेरे को पता चला कि जो फैमिली होती है वो क्या होती है और फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है मुझे समझ आया। लेकिन तब भी मैं एक सेंस ऑफ लॉस मेरे दिल के अंदर था कि मेरे को सब नॉर्मली नहीं ट्रीट करते हैं और मेरी फैमिली अभी तक मेरे पास नहीं है। ये मेरे लिए काफ़ी बुरी फीलिंग्स थी। और वैसे भी जब मैं मानता था ये बात को तो मैं अपने आप को बस यही समझता था कि जो मेरे मास्टर और मेरी मास्टर की वाइफ है वो ही मेरी रियल फैमिली है और उनके अलावा और कोई मेरी रियल फैमिली नहीं है। तभी एक दिन मेरे पास मेरी जो मदर थी मास्टर्स की वाइफ, वो आई और उन्होंने कहा कि लियोन तुम भी किसी दिन किसी के फ्यूचर के अंदर किसी के फादर बनोगे तो उनको भी वैसा ही कंटेंट देना जैसे तुम हमें दे रहे हो और हम तुम्हें दे रहे हैं। और तुम्हें उन्हें ऐसे ट्रीट करना है और सबसे अच्छी तरह ट्रीट करना है और वो तुम्हारी फैमिली होगी और तुम्हारे ब्लड रिलेटेड होंगे और तुम्हें उन्हें प्यार देना है, प्रोटेक्ट करना है और जो तुम दे सकते हो उनको वो सब देना है और तुम उनके साथ जितना अच्छे से रह सको वो रह सकते हो। तभी हमारी जो एमसी होता है वो अपने टाइम पे वापस आ जाता है और मन के अंदर से बोलता है कि हाँ मैं इनके साथ सबसे अच्छी तरह से रहूँगा और ये जो मेरी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मैं हमेशा इनके साथ अच्छे से ही रहूँगा। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो मन के पूछती है उससे कि क्या हुआ, तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो, सुबह सुबह सो गए क्या। तभी जो हमारा एमसी होता है नहीं बोलता है कि नहीं 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 कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बोलता है थैंक यू फॉर ये सब बताने के लिए मेरे को और चलो चलते हैं कि खाना तैयार हो गया होगा। तो हमारी रोज़ जो होती है वो अपने पैरों के पास अपने जूतों के पास जाती है और पैर पहनना स्टार्ट करती है और तभी हमारा एमसी बोलते है क्या तुम क्या कर रही हो। तभी जो हमारा जो रोज़ होती है वो बोलती है तो तुमने मुझे थैंक यू बोला है तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो शूज़ पहनने में। तो हमारा एमसी कहते हैं क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जूते पहनाऊंगा। और वहीं पे हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी मेरे को कमेंट के अंदर ज़रूर बताना और एक प्यारा सा कमेंट इसके नीचे छोड़ देना। और मैं तुमसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो मेरे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आया है मैंने उसको अभी के लिए तो टाल दिया है, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा पता नहीं प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे ऊपर और मुझे उसको शायद मैं उसको ठीक भी ना कर सकूं। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि मैं इस चैनल पे थोड़े और चेंजेस करूं और नया नया कंटेंट लाऊं। जैसे कि मैं मानवा एक्सप्लेनिंग तो करता ही हूं, उसके साथ साथ कोई हॉरर स्टोरी भी एक्सप्लेन करूं जो मानवा नहीं होगी लेकिन उसको विजुअली और आवाज़ के साथ मैं उसको चेंज और उसको थोड़ा डरावनी स्टोरीज भी एक्सप्लेन करूं। क्या आपको ये चीज़ सही लगेगी और आपको क्या ये चीज़ अच्छी लगेगी कमेंट के अंदर एक बार ज़रूर से रिप्लाई करके मेरे को बता देना। और प्लीज़ एक छोटा सा क्यूट सा कमेंट नीचे छोड़ देना मेरे लिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे को काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन देता है और क्योंकि वैसे भी जो चैनल है इससे कोई भी इनकम मेरी अभी तक तो हो नहीं रही है और मुझे नहीं लगता कि इस साल भी होगी 2025 के अंदर कोई इनकम होगी मेरी, क्योंकि ये जो इनकम है काफ़ी कम होगी मेरी और वैसे भी मैं अभी इनकम के लिए नहीं अभी सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज़ एक क्यूट सा कमेंट नीचे छोड़ देना। तो इसीलिए नया मानवा भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आगे जाके हॉरर स्टोरीज भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये चैनल के साथ स्टे ट्यून रहो क्योंकि काफ़ी कमाल की चीज़ें इस चैनल में आने वाली हैं और मैं अपना 100% दूंगा इस चैनल को बेहतर से और आपको अच्छे से अच्छा एंटरटेनमेंट देने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय।